हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी पॉइंट में, जिसमें कि मैं टाइम टू टाइम अलग अलग टॉपिक पे वीडियोस लेके आती रही हूँ। जैसा डिमांड होती है, जैसा मुझे लगता है कि इस चीज़ की ज़रूरत है। अगर बोर्ड की थी तो मैंने बोर्ड का 10th बोर्ड का पूरा सिलेबस बना के प्लेलिस्ट में सेव कर लिया। और अब क्योंकि टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं टीजीटी और पीजीटी के स्टूडेंट्स के लिए जो भी सिलेबस है उसको पूरा एक साथ बना करके अपलोड करती जाऊँ डेली वीडियोस। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेके आई हूँ काव्य शास्त्र और इसकी टेंटेटिव डेट आ चुकी है। आई थिंक 16 से 21 के आसपास जो है डेट टीजीटी और पीजीटी एग्जाम की है, मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये जो टेंटेटिव डेट है, थोड़ा बहुत फर्क होगा, ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हमें तैयारी पूरी करके चलनी है। फ्रेंड्स, जो लोग टीजीटी पीजीटी के एग्जाम दे रहे हैं, बिना किसी डाउट के आप चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि जो जानकारी मैं देने वाली हूँ उससे इतना मैं दावा करती हूँ कि 90% आपके जो क्वेश्चन है मैं ही सॉल्व करवा दूंगी हिंदी के। तो फ्रेंड्स, देरी किस बात की है, चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले, इसके लिए मैं आपसे बोल रही हूँ कि इसको बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। काव्य शास्त्र। काव्य शास्त्र का जो आधार है वो संस्कृत भाषा है और काव्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से इसका आरंभ माना जाता है कि आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में सर्वप्रथम इसको संज्ञान में लाया था। हालांकि आचार्य राजशेखर ने इस बात के लिए थोड़ा सा खंडन करा या इनकी बात को नहीं माना। उन्होंने ये माना कि भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से पहले भी काव्य शास्त्र संज्ञान में था, पर उन्होंने ये किसी प्रामाणिकता के आधार पे न कहकर केवल जनश्रुति के आधार पे कहा। अब क्योंकि कोई प्रामाणिकता नहीं मिली तो उनकी बात को नहीं माना गया। सर्वसम्मति से किसे माना गया? आचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को मान्यता मिली, क्योंकि इसमें प्रामाणिकता थी। अब देख लेते हैं आचार्य भरत मुनि की जो समय सीमा थी वो क्या थी। तो फ्रेंड्स, वो थी 400 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व तक का जो समय था वो आचार्य भरत मुनि का था। और जो काव्य शास्त्र के अंतिम आचार्य थे वो थे पंडित राज जगन्नाथ, जो कि अंतिम इनके आचार्य थे काव्य शास्त्र के। और इनकी जो समयावधि थी वो 17वीं शताब्दी थी। तो फ्रेंड्स, लगभग 150 से 200 वर्षों के बीच में जो है ये काव्य शास्त्र साहित्य में, काव्य शास्त्र जो साहित्य था वो व्यापक और व्यापक विषय सामग्री और अपूर्व जो तर्क सम्मत विवेचन पद्धति थी और गंभीर शैली थी, उसके द्वारा नूतन मान्यताओं को जो है वो संज्ञान में लाता रहा या उन्हें मान्यताएं देता रहा, नूतन मान्यताओं को। और इसके कारण हमेशा जो है विशिष्टता को प्राप्त करता रहा। आज भी भारतीय वाङ्मय में अपना विशिष्ट स्थान काव्य शास्त्र ने बनाया हुआ है। फ्रेंड्स, काव्य शास्त्र के अंतर्गत काव्य के भेद, काव्य के लक्षण, काव्य के गुण, दोष और अलंकार का अध्ययन किया जाता है। काव्य शास्त्र में काव्य के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जाता है और काव्य के जो सिद्धांत है उनका खंडन और मंडन भी किया जाता है। काव्य शास्त्र में काव्य को अलग अलग रूपों में विभाजित कर दिया जाता है, फिर उसकी व्याख्या की जाती है जिससे कि वो आसानी से समझ में आ सके। काव्य शास्त्र के अगर हम महत्वपूर्ण या जो बहुत ज्यादा चर्चित उनके ये रहे हैं आचार्य, तो उसमें सबसे पहला नाम आता है आचार्य भरत मुनि का, फिर भामा का और फिर पंडित राज जगन्नाथ जी का नाम आता है। और काव्य शास्त्र का काम काव्य को कसौटी पे कसना है। काव्य को कसौटी पे कसना है। काव्य शास्त्र के अंतर्गत ये किया जाए कि जो भी काव्य हम पढ़ रहे हैं उसको कसौटी पे कसा जाए कि वो कितना सही है, उसके अंदर क्या नॉलेज दी जा रही है, इस चीज का अध्ययन किया जाता है।
फ्रेंड्स, और काव्य के अंतर्गत बहुत ज़्यादा जो है वो हर तरीके का अध्ययन किया जाता है। उसमें अगर हम बात करें तो रीति का अध्ययन किया जाता है, ध्वनि का अध्ययन किया जाता है, वक्रोक्ति का अध्ययन किया जाता है और औचित्य का अध्ययन किया जाता है। इन सारे टॉपिक्स को हम काव्य शास्त्र के अंतर्गत देखते हैं और काव्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान हमारे जीवन में है, क्योंकि हमारी जो सारी जानकारी है, हमें जितनी भी ग्रामेटिकल जो चीजें हमें चाहिए होती है वो काव्य शास्त्र से ही हमें मिलती हैं। काव्य शास्त्र के बारे में चलिए कुछ चीजें मैंने बोर्ड पे भी लिखी हैं और उसको नोट डाउन करना आप बिल्कुल भी ना भूले। फ्रेंड्स, ये ऐसी चीजें हैं जिसमें मैंने कवियों के नाम, आचार्यों के नाम भी लिख दिए हैं और उनकी रचनाओं के नाम भी लिख दिए हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके लिए एमसीक्यूज की फॉर्म में भी आएगा, तो उसमें आपको चूज करना होगा। तो जब तक आपको काव्य संप्रदाय के आचार्य और उनकी रचनाओं का नहीं पता होगा तो आप कैसे अपने नंबर अच्छी तरीके से ला पाएंगे। तो फ्रेंड्स, बोर्ड पे लिखी जानकारी को नोट डाउन जरूर कीजिएगा और फिर से आपसे बोल रही हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं हर दिन एक नई नई वीडियो आपके लिए लेकर के आऊंगी। तो चलिए देखते हैं मैंने बोर्ड पे क्या जानकारी दी है। देखिए, काव्य शास्त्र के लिए कहा जाता है कि काव्य साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। काव्य जो है वो साहित्य का दर्शन तथा विज्ञान है। और काव्य शास्त्र के जो पुराने नाम थे वो क्या क्या थे? वो थे साहित्य शास्त्र और अलंकार शास्त्र। फ्रेंड्स, ये दो जानकारियां मैंने यहाँ पे दी हैं। आपके पास क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा के आए कि पहले नाम क्या थे, तो ये दो नाम थे, तो इन दो नाम को आपने याद रखना है काव्य शास्त्र के। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी आप इग्नोर ना करें, बहुत अच्छे से इसको रिवाइज करें। वीडियो अगर एक बार में समझ में नहीं आ रही है तो दो दो तीन तीन बार उसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। फिर देखिए, भरत मुनि के पश्चात विभिन्न मत प्रवर्तक आचार्य एवं उनकी कृतियां, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है पीजीटी की दृष्टि से, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आने वाले हैं और जब तक आपको ये चीजें नहीं पता होगी आप कोई नंबर नहीं लाने वाले। बिलीव मी, जब तक हमें नॉलेज नहीं होगी, केवल तुक्का अगर हम भिड़ाएं तो वो बिल्कुल भी सही नहीं होता है। कोई भी एग्जाम है तो हमें उसके लिए मेंटली प्रिपेयर होकर के जाना ही जाना है कि हमें इस एग्जाम को हर हाल में जो है पास करना है, इस एग्जाम में अपने अच्छे मार्क्स लाने हैं। देखिए, सबसे पहले आचार्य भामा, इनकी जो काव्य कृति थी वो क्या थी? वो थी काव्यालंकार। दूसरे नंबर पे है आचार्य दंडी, जिनका काव्य शास्त्र से संबंधित जो रचना थी, जो कृति थी, वो थी काव्यादर्श। और आनंदवर्धन का था ध्वन्यालोक, या उसे ध्वनि सिद्धांत भी कह देते हैं। इन्हें ध्वनि के सिद्धांत को हमें समझाया था। फिर है कुंतक, कुंतक ने की थी वक्रोक्ति संप्रदाय की स्थापना, और जिसके लिए कहा जाता है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। ये वाली बात अगर आती है एग्जाम में, इस तरीके से भी अगर आपको दे देते हैं वक्रोक्ति काव्य जीवितम, चार ऑप्शन दे दिए जाते हैं कि राइट कौन सा है, ये किसने लिखा है, तो आप बिना किसी डाउट के लिख करके आ जाएंगे कुंतक। फिर अगला है रुद्रट। रुद्रट का जो रचना है या जो काव्य कृति है वो है अलंकार शास्त्र की काव्यालंकार। फिर है वामन, वामन ने लिखा था काव्यालंकार सूत्र, इसको जो है उन्होंने लिखा था। राजशेखर ने लिखी थी काव्य मीमांसा, और मम्मट ने काव्य का समन्वयवादी प्रयोजन हमें बताया था। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए, क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इससे संबंधित प्रश्न ना आए। मेक श्योर कि ये आपके पास नोट डाउन होना ही चाहिए। यहाँ मैंने दो जानकारियां और लिखी हैं, क्योंकि मैंने वर्बली तो आपको बताया ही भरत मुनि का टाइम और जो पंडित राज जगन्नाथ थे उनका, लेकिन मैंने यहाँ लिख भी दिया है ताकि आपको याद करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो भरत मुनि के समय मैंने बताया था 400 ईसा पूर्व से लगभग 100 ईसा पूर्व का, और आचार्य पंडित राज जगन्नाथ का मैंने बताया था 17वीं शताब्दी। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी मैंने आपको दी, और आप ये जो मैंने वीडियो बनाई है इसके आधार पर थोड़ा बहुत काव्य शास्त्र के बारे में खुद भी अध्ययन करेंगे तो इस आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। और जो मैंने वीडियो बनाई है, जो आपके लिए मैंने नॉलेज आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, इससे आपको निश्चित ही बहुत अधिक जो है सफलता प्राप्त होगी, आप अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जाके जरूर बताइएगा, और
आने वाली वीडियोस के लिए भी मैं आपको बोल रही हूँ कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फ्रेंड्स, आप करिए टीजीटी की तैयारी। मैं चलती हूँ अपना अगला टॉपिक तैयार करने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।